सभी बंदे का धन यहाँ होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं 7, सुनिए 15 नंबर तक हम लोग सॉल्व करिए। आज हम लोग देखेंगे 16वां सवाल। शुरू करें। देखिए 16वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित समी निकाय को हल कीजिए। कुल मिलाकर के डिटर्मिनेंट्स जो मेरा है उसमें कुल कितना एक्सरसाइजेस था? 6 एक्सरसाइजेस था। और सबसे आखिरी एक्सरसाइज कैसा था? समीकरण निकाय को हल करने वाला। सबसे आखिरी एक्सरसाइज कैसा था? समीकरण निकाय को हल करने वाला। आइए उसमें से ये समीकरण निकाय को हल करने वाला है। आपका प्रश्न जो है वो ऐसा है 2/x 2। आपको देखिए कुल कितने समीकरण आपको दिख रहे हैं? आपको 3 समीकरण दिख रहा ना, मतलब एक समीकरण निकाय दिख रहा है जिसमें 3 आइटम्स है और हमको इसको हल करके x y z का मान ज्ञात करनी। यही मेरा प्रश्न कह रहा है। इसे हल करके मुझे x बराबर वाट, y बराबर वाट और z बराबर वाट, मतलब x y z का मान चाहिए हमें। शुरू हो जाइए मान ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 आव्यूह बनेंगे इससे। सबसे पहले 3 आव्यूह बनेंगे। पहला आव्यूह का नाम हम a रखेंगे तो 3 आव्यूह बनेगी। एक आव्यूह बताइए कितना होगा? 2 3 10। दूसरा आव्यूह बनेगा 4 -6 5 6 9 -20। क्लियर है? एक आव्यूह बन गया ए। उसके बाद एक आव्यूह बनेगा x। इसमें हम 1/x लिखेंगे, याद है ना? 1/y लिखेंगे, 1/z, क्योंकि ये जो चर है वो व्युत्क्रम के रूप में है। और एक आव्यूह बनेगा b जो कि बराबर के दूसरी तरफ वाला आइटम्स होगा 4 1 और 2। क्या 3 आव्यूह तैयार हो गए? क्या 3 आव्यूह तैयार हो गए? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तीनों को हमें हल करने के लिए फार्मूला क्या होता है? चूंकि हम लोगों को x बराबर a इनवर्स b यही हम जानते हैं ना, मतलब हल करने के लिए x y z का मान फाइंड करने के लिए हमें इसी में पुट करनी होती है। x और b तो मुझे दिख रहा है, x और b तो दिख रहा है। आपको बस a इनवर्स निकाल के तब ये फार्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है? मतलब मुझे x और b दिख रहा है, a इनवर्स निकालना होगा। और a इनवर्स निकालने का फार्मूला आपको पता है? अरे भाई a इनवर्स निकालने का फार्मूला पता है ना? हम पहले ये डिजॉइंट निकाल के उसमें मॉड से भाग देते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहला काम होगा इन्वर्स निकालने का जुगाड़ करना। तो चलिए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग डिजॉइंट निकालते हैं। तो शुरू हो जाइए। तो लिखते हैं अब कैपिटल A11, याद है ना? कैपिटल A12 हो गई। आप लोग लिखते चलिएगा, समझ रहे हैं ना? एडजॉइंट अंतिम में जब ये निकाल करके एडजॉइंट जब लिखेंगे क्लियर हो जाएगा समझ। अब बताइए A21 A22 A23, ये दूसरा लाइन हो गई। A31 A32 A33, समझ रहे हैं ना? इससे 9 अवयव का एडजॉइंट कैपिटल ए निकल जाएगा। सेकंड चिन्ह बताइए सबका क्या होता है? इसका चिन्ह तो प्लस होगी, इसका चिन्ह माइनस होगा ना। शुरू हो जाइए। A11 निकालते हैं यहाँ से ना, यहाँ से बताएंगे 6 दूनी 12 120 और -9 पंचे 45, मतलब 120 - 45 कितना होगा? हाँ जल्दी बताइए हमको। A12 इसका ना 3 वाले का ना -80, देख रहे हो? -80 और -6 पंचे 30, तो -80 और -30 कितना हो जाएगा? प्लस 110। A13 इसका ना 9 चक्के 36, 9 चक्के 36 माइनस और माइनस 36 प्लस 36 कितना हो रहा मुझे? 72 ना। पहला लाइन का क्लियर होगा। A21 इसका सिंबल माइनस हमको लेना पड़ेगा, याद होगा? A21 इसका काम करते हैं -60 और -90, -60 और -90 कितना हो जाएगा? प्लस 150। क्लियर है? अब इसका काम कर लिए थे -60 और -90, और बीच वाला का ना कोना कोनी -40 और -60,
-40 और -60 -100। क्लियर है? ये 2 3 इसका सिंबल माइनस होगी ना, 2 3 इसका। 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18, 18 -18 ना 0। तो भाई समझ आ रहा ना? 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18। दूसरा लाइन का क्लियर हो गया। तीसरा A31 इसका 15 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 60, 15 प्लस 60 मतलब ये मुझे दिख रहा है 75। इसका माइनस होगा 32 वाला माइनस ना। चलिए इसका 9 वाले को लेते हैं। 10 माइनस 40, 5 दूनी 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 आपको कितना होगा? सीधे 30, क्योंकि माइनस आएगा प्लस कर देगा उसको। 20 वाले को -12 और -4 है 12, -12 पहले के बार और मिलाएंगे। -12 और -12 -24। क्या आप समझ रहे हो मेरी बातों को? एडजॉइंट निकल गई। अब ये जो है सेकंड निकाले। अब ADJ निकालना है ना। आप समझ रहे हो ADJ कैसे निकालते हैं? कैसे? प्रत्येक अवयव के स्थान पे उसका सखंड डाल के कैपिटल A के ट्रांसपोज कर लेते थे। एक ही बार में हम करेंगे, थोड़ा स्टेप गायब करके। याद है ना? ये जो 75, 110 और 72 को जो पंक्ति वाइज लिखना था उसका स्तंभ वाइज लिखेंगे। 75, 110 पहला स्तंभ बनाए। 150 माइनस 100 और 0 जो दूसरा पंक्ति होता दूसरा स्तंभ बनाएंगे। 150 माइनस 100 0। ये जो 75, 30 और -24 तीसरा पंक्ति होता है इसको तीसरा स्तंभ बनाएंगे। 75, 30। क्या हमें ये एडजॉइंट निकला? एडजॉइंट के बाद क्या मॉड ए निकालनी है। तो अब मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए के लिए किसी के अनुदिश प्रसरण कर लो, किसी का अनुदिश प्रसरण कर लेते, कोई लोचा नहीं। और नहीं तो प्रसरण करने के बजाय भी मॉड निकालने का जुगाड़ है। दिमाग लगाना हम शुरू करते हैं। क्या आपको मॉड निकालने के लिए एक चीज़ें बताया गया था? जो किसी पंक्ति के अवयव में उसी के सखंड से गुना करके जोड़ दो। क्या हम सारणिक निकालने का एक कॉन्सेप्ट था अध्याय 4.4 में। क्या था? अगर किसी सारणिक के किसी पंक्ति के अवयव में उसी के सखंड से गुना करके जोड़ देते तो हमें सारणिक का मान निकल जाता है। बस गोल, बिल्कुल गोल है ना दिमाग में। क्या था कॉन्सेप्ट? अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति के अवयव में उसी के सखंड से गुना करके जोड़ दे। A11 इंटू कैपिटल A11 हम लिखते हैं, दिमाग पर जोर डालना। याद है? कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। क्लियर है? ये यहाँ से यहाँ तक पुट करोगे ना आपको काम हो जाएगा। क्योंकि जब कैपिटल ए निकल ही चुका है, अब भी मुझे दिख ही रहा है तो क्यों नहीं गुना करके बाद में बार बार क्यों ढाकें? सूर्य A11 कितना है उसका? 2 और गुने कैपिटल A11 कितना निकला है? 75 ना, प्लस A12 3 गुने कैपिटल A12 ये दूसरा आइटम, ये पहला आइटम, प्लस A13 10 गुने। क्लियर है? अब आपको ये तीसरा, अब आपको ए का मॉड निकल जाएगी बड़ी आराम से। 150 प्लस 330 प्लस 720। तो मुझे कैपिटल ए का मॉड बता लो एक ही बार में, मुझे एक ही बार में चाहिए इस चीज़ों के बारे में। 330 और 720, 7 3 10, 1050, 1050 और 150 मतलब मॉड निकला मुझे 1200। तो मुझे डीटर क्या करें, एडजॉइंट दिख रहा है और मॉड दिख रहा है, तो इन्वर्स निकल जाएगी। दोनों को भाग दे करके कोई लोचाना है, मतलब इसी में नहीं, इससे भाग देंगे, इसमें 1/1200 लगाएंगे, ये इन्वर्स हो जाएगी। जल्दी से खाली करिए, मुझे और जगह चाहिए सवाल को बनाने के लिए। चलो पढ़ते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं क्या? सुनिएगा, थोड़ा इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इस लाइन को मिटाते हैं। देखिए एक्स और बी को याद रखिएगा आप लोग,
क्योंकि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे ना, एक्स और बी को याद रखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, क्या प्रश्न है मेरा, बन गई ना। अब हम यूज कर सकते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी। पीछे वाले लड़के सब ध्यान देंगे, एक्स के स्थान पे पुट करिए आप, क्या है 1/x 1/y 1/z, और ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट में ए इनवर्स से भाग देंगे, ए मॉड भाग देंगे, बताइए कितना होगा, भाग किस देंगे 1/1200 1/1200, समझ में आया कि नहीं। और कितना है 75 150, ओके 30 72, और हमें बगल में लिखना है बी कहाँ गया 4 1 और। अब जैसे ही हम अगला स्टेप बनाएंगे 1/x 1/y 1/z, हमको ये गुना आना चाहिए 1/1200, इसको बाद में हम गुना करेंगे, गुना करिए ऐसे न गुना करेंगे 75 गुने 4 एक ही बार 75 गुने 4 300, हम थोड़ा इसको लिख देते हैं 300 प्लस 150 गुने 1 150 प्लस 150, कहाँ भैया 110 गुने 4 प्लस माइनस 100 3 दूनी 6 प्लस 60, दूसरा राउंड क्लियर। तीसरा राउंड 72 गुने 4 298 क्या 144, ठीक, 0 माइनस 48, सही है। अब थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर पूरा मिटा देते हैं। अब बताइए तो 1/x 1/y 1/z, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको आप आगे बढ़ा लो, 330 प्लस 150 कितना हो जाएगा मुझे ना 120 लिखना, यहाँ पे 1/1200 लिखना होगा ना, मुझे 1/1200 लिखना पड़ेगा ना, कितना हो गया मुझे 600, ये कितना हो जाएगा 440 में 60 जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है 500 में से 1 घटेगा तो 400, और ये 298 में से 48 घटेगा, कितना बचेगा 250 ना। अब अगला स्टेप में 1/x 1/y और 1/z, और ये जब हम 120 से गुना करेंगे 1/1200 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मुझे 1/2 1/3, और ये 250/550, तो 0 0 कट जाएगी तो बचेगा 25/120, कितना बचेगा थोड़ा दिमाग लगाइए ना, मतलब 250/1200, 1 0 कटेगी, उसके बाद 5 से कटेगा 5/24 है ना, मतलब 5/24, ये मुझे मिला। अब हम इसको इसके बराबर करेंगे, समझिए ना, बराबर करेंगे ना। अब मतलब अब 1/x बराबर 1/2 है ना, तो x बराबर सीधे 2, यहाँ से मान निकल गई, 1/y को 1/3, तो इसलिए y बराबर सीधे 3, 1/z बराबर 5/24, तो z बराबर कितना हो जाएगा 24/5, सही है। ये रहा आप लोग का XYZ का मान, जिसको बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हो। ये सवाल नंबर 16 रहा, लॉन्ग टाइप का सवाल यहीं तक है, खाली कीजिए, 2-3 ऑब्जेक्टिव्स है, हम इसको देखना चाहेंगे। 17 नंबर जो सवाल है उसको थोड़ा सा देखते हैं। 17 नंबर सवाल कह रहा है 17 सुनो, इसमें सही उत्तर चुनिए, मतलब ऑब्जेक्टिव है। 17 नंबर में बोल रहा है ए बी और सी क्या है, अच्छा एपी में है, ए बी सी, ए बी किस में है एपी में। एपी के बारे में जानते हो क्या, समांतर, अगर एपी के बारे में नहीं जानते थोड़ा हम चर्चा करने वाले, एपी का क्या मतलब होता है, मेरी बात को सुनिए, यहाँ पे थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। यदि ए बी सी
AP में है, किस में? AP में हो, तो इसका मतलब होता है जो B में से A घटाओगे या C में से B घटाओगे, एक के चीज़ आएगा जो कि होगा D। याद है ना? जब तीन चीज़ें AP में होता है ABC, तो B में से A घटाओ चाहे C में से B घटाओ, आपको B माइनस A और C माइनस B दोनों बराबर होता है, उसको कहा जाता है D, कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर। आपको याद होगा ना, इसी को ना कहते हैं हम लोग सार्व अंतर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब जब भी आपको प्रश्न में B माइनस A दिखे चाहे C माइनस B दिखे, आप क्या लिख लोगे? लिख लोगे ना प्रश्न में। जब भी प्रश्न में B माइनस A दिखे तो भी D लिख लेना, C माइनस B लिखे तो भी D देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़रूरत आएगा, इसीलिए थोड़ा हम चर्चा कर लिया। आइए, तो ABC AP में है और प्रश्न कह रहा है मेरा एक सारणिक दे रखा है। सारणिक क्या है? x + 2 + 2c, और कह रहा है इसका मान चाहिए मुझे, मतलब इसका मान चाहिए। सोचने वाली बात है, या तो गुणधर्म इस्तेमाल करो या तो प्रसारण करो। एक काम करते हैं ना, ये मेरा R1 है, R2 है और R3 है, और थोड़ा सा इसको हम डेल्टा से डिनोट कर लेगा, कुछ नहीं है, डेल्टा डिनोट कर, चलिए गुणधर्म यूज करते हैं। देखो मेरी बात को सुनो, गौर से समझो, ध्यान से देखिएगा। ये x + 2 है, इसमें x + 3, तो अगर R1 में से R2 घटा देते तो x घट कर -1 बचेगा कि नहीं? अगर R1 में से R2 घटाते तो x घट कर 2 में से 3 का -1 बचेगा, और इसमें भी x घट कर -1 बचेगा, यहाँ भी x घट कर कुछ बचेगा। मतलब एक काम करिए, थोड़ा लिखिए, R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटाएंगे R2, ये एक यूज करेंगे। अब फिर R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से घटाएंगे R3। क्यों करनी है थोड़ी देर में आप देखेंगे, हम लोग मजा आ जाएगा। डेल्टा का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, R1 में से R2 घटाइए तो कितना आ जाएगा? -1 -1 इसमें ना कितना हो जाएगा? 2 को कॉमन लेकर के A - B बचेगा ना हो, इसमें से R2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1 -A, 2 कॉमन लेकर के बचेगा B - C। क्लियर है? नीचे वाला क्या है? x + 4, x + 5 और x + 2c। अब अगला डेल्टा को देखेंगे, आपको देखिए मेरी बातों को, B - A दिखेगा तो क्या लिखोगे? D लिखोगे, और C - B लिखेगा तो क्या लिखोगे? D। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है A - B, B - A दिखेगा तो D लिखोगे, लेकिन A - B की जगह पे क्या लिखोगे? -D। ये समझ रहे ना? जब B - A दिखेगा तो D लिखेंगे, लेकिन जब इसका उल्टा दिखेगा तो हम माइनस लगा देंगे। तो -1 तो है ही मेरा, -1 तो है ही, और ये -2D नहीं हो जाएगा? हाँ, क्योंकि 2 इसकी जगह D लिखेंगे माइनस के साथ। -1 तो है, -1 तो है। B - C B दिखेगा D लिखेंगे, लेकिन B - C दिखेगा तो -D लिखेंगे। तो यहाँ पे -2D हो गई, और बचा x + 4, x + 5 और x + 2c। याद है ना? x + 2c। अब जब आप गौर से देखेंगे तो आप R1 को नज़र मारिए और R2 को नज़र मारिए, दोनों क्या है? R1 R2 बराबर है। और आपको पता है जब किसी भी सारणी का कोई दो पंक्ति स्तंभ बराबर हो जाए, सारणी का मान 0 हो जाता है। इसका सीधे मान हो जाएगा आपको 0। ऑप्शन मिला लो ABCD, समझ गया ना? खाली करिए जल्दी से, बोर्ड है। तो आइए अच्छे से देख लेते हैं। तो 18वां नंबर सवाल पे आ जाते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो कीजिएगा ना, तो ये 2 सवाल अधूरा ही रह जाएगा आपके दिमाग में। जैसे कि अभी आप 16, 17 पिछले वाला बैचेज का काम किए, आप लोग सोचेगा द इग्नोर कर दोगे, बस हो गई काम। जो आपको वीडियोस मिलती है ना, उसके टाइम दे, सोचे, देखे, और तब कॉपी में नोट करे। इग्नोरमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए 18वां नंबर सवाल पे हम लोग देखते हैं। 18वां क्या है? 18वां नंबर में एक मैट्रिक्स मुझे दे रहा है A, ध्यान से देखिएगा। वो है x 0 0 0 y 0 0 0 और z। आपको इस मैट्रिक्स को देख करके आपको नहीं लग रहा है यह विकर्ण आव्यूह है? अगर कोई लड़का आव्यूह चैप्टर को ढंग से पढ़ा हुआ है तो उसको नहीं लगेगा ये जो आव्यूह प्रश्न दे रखा है ये किस प्रकार का आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह कैसा होता है? विकर्ण के अवयव कुछ होते हैं, बाकी अवयव 0 होते हैं, उसी को तो विकर्ण आव्यूह कहते हैं ना हम लोग। तो ये एक विकर्ण आव्यूह दे रहा है। अब पूछा जा रहा है कि आपको इसका व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, मतलब A का इन्वर्स जो है मुझे चाहिए। ये प्रश्न, A का इन्वर्स मुझे चाहिए। क्लियर है? तो सिंपल फंडा, इन्वर्स निकालना हम जानते हैं। क्या आप इन्वर्स निकालना नहीं जानते हो? कोई लॉजिक नहीं। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट A में
मॉड ए से भाग देनी पड़ेगी। बहुत सारा काम किए, तो पहले आप एडजॉइंट निकाल लो, मॉड निकालो, दोनों को भाग दे दीजिएगा, इन्वर्स हो गई है। तो पहले हम क्या निकालें, मॉड के एडजॉइंट, पहले हम मॉड ही निकाल लेते हैं, समझ गए ना। चलिए मॉड निकालना शुरू कर देते हैं, शुरू करें। तो लिख देते हैं अब चूंकि, ऐसे चूंकि का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि मॉड ए शुरू किसके अनुदिश प्रसारण करेंगे, R1 का अनुदिश करते हैं, x y z माइनस 0। अब बाकी सब तो 0 0 होगा ना, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो मुझे x y z मतलब मेरा जो मॉड निकलेगा वो निकलेगा x y z। ये मॉड निकल गई, सिंपल है, क्योंकि बाकी सारे अब 0 है तो जल्दी काम हो रहा है, मॉड निकल गए। अब उसके बाद क्या निकालना, मुझे एडजॉइंट निकालनी पड़ेगी, समझ गए ना। आइए हम 1 बाय 1 करके एडजॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलती है सबको पता है क्या, एडजॉइंट कैसे निकलती है सबको पता है। प्रत्येक अवयव का कैपिटल ए निकालते हैं और उसके स्थान पे पुट करके ट्रांसपोज कर लेते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं एकदम लास्ट पॉइंट पे। तो अब शुरू हो जाइए, कैपिटल A11, कैपिटल A12 याद है, कैपिटल A13, ये पहला लाइन का क्लियर है, पूरा देखते हैं। कैपिटल 21, 22, 23, बड़ी बारीकी से हम कर रहे हैं, 31, 32, कैपिटल 33, समझ गए। आइए शुरू हो जाते हैं, चिन्ह सबका ध्यान देते हुए। इसका नाम कर रहे हैं ना, ये नहीं वन उनका YZ माइनस 0, समझ रहे हो ना। तो सीधे हम लिखे YZ, है ना, इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका माइनस होगा ना, तो करते हैं इसका 0 माइनस 0 मतलब 0 ना, तो 0 ही होगा। 1 3 का इसका ना 0 माइनस 0 मतलब 0 ही ना होगा, हो देख रहे हैं। 2 1 का इसका तो माइनस होती है, माइनस हो गया ना विषम वाले का। 0 माइनस 0 0 होगा मतलब 0 ना। 2 2 का मेन विकर्ण XZ, XZ माइनस 0 मतलब XZ ही होगा। 2 3 का इसका माइनस होती है, इसका ना हो, देखेंगे आपको 0 ही निकलेगा, समझ रहे हो। 3 1 का, 3 1 का इसका 0 माइनस 0 0। 3 2 का इसका भी 0 होगा। 3 3 का XY, ये बड़ी आराम से निकल गई क्योंकि ज़्यादा मात्रा में 0 था इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब ADJ हम निकाल रहे हैं ना, क्या एक ही बार में निकालना चाहोगे। क्या करें हम, प्रत्येक अवयव के स्थान पे, प्रत्येक अवयव का स्थान पे उसका कैपिटल पुट करना था जो निकाले हैं, और तब ट्रांसपोज कर लेनी थी। एक ही बार ट्रांसपोज कर लेते हैं, मतलब मेरा जो ये YZ 0 और 0 जो पंक्ति वाइज लिखते उसको एक ही बार स्तंभ वाइज लिखते। हम लोग बहुत काम करते हैं अभी तक। तो क्या है मेरा YZ 0 और 0, ये पहला स्तंभ हो गई। 0 XZ और 0 जो दूसरा पंक्ति होता वो दूसरा स्तंभ हो गया। 0 0 और XY जो तीसरा पंक्ति होता वो तीसरा स्तंभ हो गया। ये क्या निकल गया, एडजॉइंट, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, आपको ए इनवर्स निकालना होगा ना। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट में हम मॉड ए से भाग दे लेते हैं, समझिए ना। मॉड ए मुझे दिख रहा है तो भाग दे लीजिए, भाग देने का मतलब 1 बाय कर लेते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। फाइनली अब मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए इसको ब्रैकेट के अंदर भेजना पड़ेगा, इससे सब में गुना करना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे ही गुना करेंगे तो y और z कट जाएगी, तो बचेगा 1 बाई x। अरे भाई बचेगा 1 बाई x ना, क्योंकि 2 को 3 है। अब x ऊपर जाकर x इनवर्स नहीं हो जाएगा क्या, समझ में आया क्या कैसे x इनवर्स हुआ। जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो y z कट जाएगा, नीचे में x बचेगा, और नीचे को जब ऊपर भेजते हैं तो इन्वर्स चढ़ जाता है। मतलब 1 बाई मीटर को आप मीटर इन्वर्स नहीं कहते हो भाई, कहते हो ना। तो उसी प्रकार 1 बाई x को हम x इन्वर्स बोलेंगे। तो गुना करने के बाद बचेगा 1 बाई x, उसको हम x इन्वर्स लिखेंगे। बाकी सब तो 0 0 ही होगा, क्योंकि 0 से गुना करने पे 0 हो रहा है, ये भी 0। जब गुना करेंगे तो x और z कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 बाई y, तो इसको हम y इन्वर्स बोलेंगे। ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 0 और 1 बाई z मतलब z इन्वर्स। आपको फाइनली ए का इन्वर्स निकला। ऑब्जेक्टिव से तो ऑप्शन मैच करने के लिए बोला जाएगा आपको, तो थोड़ा ऑप्शन मैच करवाइए। हो ऑप्शन नंबर हो गई है ए, और ये रहा सवाल नंबर आपका 18। जल्दी थोड़ा खाली करिए, जल्दी से खाली करिए। 19वां सवाल है, थोड़ा इसको देख लो।
कह रहा है ए दे रखा है, मतलब अब यू को तो वैसे भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए दे रखा है 1 है साइन थीटा 1, अच्छा माइनस साइन थीटा ये, फिर है 1 और प्लस साइन थीटा, ओके -1 माइनस साइन थीटा और 1, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बगल में ये कुछ बोल रहा है, जो मेरा जो थीटा होगा वो बीच में होगा किसके, 0 और 2 पाई के। ये प्रश्न बोला है आपको ना, मतलब आपका जो थीटा होगा वो 0 और 360 के बीच में होगा। 2 पाई मतलब 360, मतलब जो थीटा होगा वो 0 से 360 के बीच में होना चाहिए। अभी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सवाल बनने के बाद थोड़ा सा इस क्राइटेरिया पे हम लोग फोकस करेंगे। और ऑप्शन ABCD दे रखा है, मेरे बात को थोड़ा समझिएगा। ऑप्शन ABCD दे रहा है, देखिए ऑप्शन को देखिए, मेरा जिसमें ऑप्शन है उसमें डेट ए दिख रहा है आपको, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ऑप्शन देख के ना काम करते हैं। तो ऑप्शन जब देखिएगा ABCD में तो आपको डेट दिख रहा है। डेट मतलब पहला क्लास याद करिए आप, किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे सपोज अगर A जो है एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट्स को हम मॉड A से भी डिनोट करते हैं, या डेल्टा से डिनोट करते हैं, या डेट A से डिनोट करते हैं, याद है ना। इस प्रश्न में डेट A का यूज किया। डेट A का मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, मतलब कुल मिलाकर समझ गए, ये जो अवयव दिया गया है इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। अरे ऑप्शन से तो यही पता चले ना, जो आपको अवयव दिया गया है A, लेकिन आपको चाहिए डेट A, मतलब इस अवयव का डिटर्मिनेंट्स आपको चाहिए, मॉड चाहिए। तो शुरू हो जाइए। मॉड कैसे ज्ञात करोगे आप? मॉड ज्ञात करने के लिए सिंपल फंडा, आपको प्रसरण करना है, और नहीं तो गुणधर्म अप्लाई करके 2 जीरो करवा के प्रसरण करनी है, सिंपल फंडा। आइए पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। आपको क्या लग रहा है, डायरेक्टली प्रसरण करोगे कि 2 जीरो बना के प्रसरण करोगे? क्या आप ये जो मेरा मैट्रिक्स है इसको डायरेक्ट प्रसरण करके मान ज्ञात करना चाहेंगे कि 2 जीरो बना करके? पहले प्रश्न को देख लीजिए। मुझे लग रहा है जो ये R1 को देखिए और R2 R3 को देखिए। पहले सवाल को बढ़ाने से पहले सोचोगे ना, आप लोग की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि सीधे सोचते हो कि ये सवाल बन जाए। टाइम दो, अटेंशन दो उसको, सवाल क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कॉन्सेप्ट घुमाओ दिमाग में। देखिए ये मेरा क्या है, R1 है और ये है R3। देखिए अगर हम R1 R3 को जोड़ देते हैं, जबकि हम ऐसा कर सकते हैं, गुणधर्म है, प्रोपगेशन छेड़छाड़। अगर R1 R3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मतलब एक बार गुणधर्म अप्लाई करने से मुझे 2 जीरो मिल रहा है, तो हमें डायरेक्ट प्रसरण करने के बजाय एक बार गुणधर्म इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि कैसा सवाल भर भर के बनाए, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे हम लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो लिखेंगे अब ये क्या था, A था ना, तो A को हम लिख लेंगे डेट A। तो जैसे डेट A लिखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड में ना, माइनस साइन थीटा। अरे भाई अभी वो क्या था ऊपर वाला, अवयव था ना, मैट्रिक्स था, और अब ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट्स बन गए। जब तक डिटर्मिनेंट्स नहीं बनेंगे तो गुणधर्म कैसे यूज करेंगे? गुणधर्म यूज मैट्रिक्स में थोड़ी होती है, डिटर्मिनेंट्स में होती है। तो इसलिए A को डेटे कर लिए तो मॉड लगा दिए, मॉड से मतलब होता है। आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या यूज करेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप R1 पे संक्रिया करोगे और R1 में ही जोड़ दोगे R3 को, जिसके कारण 2 जीरो हो जाएगा। शुरू करेगा यहाँ पे डेट A के बारे में शुरू करते हैं, बताएंगे तो 0 नहीं हो जाएगा जोड़ने के बाद, साइन प्लस माइनस कट के 0 और ये हो जाएगी 2, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा माइनस 1 ना। अब 2 जीरो हो गई। अब आप प्रसरण कर सकते हो, किसके अनुदिश प्रसरण करें, R1 के। तो बड़ी आराम से हम R1 के अनुदिश प्रसरण करने पे लिख लेना। अब बताओ तो डेट A क्या निकलेगा, एकदम जीरो वाले को छोड़ देते हैं, सीधे लिखेंगे 2 ना, ढकिए 2 वाले को ढकना है ना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई ढकेंगे ना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस फार्मूला से अब फिर -1 मतलब +1 नहीं हो जाएगा, क्या सही है, प्रसरण हो गई। उसके बाद अब अपने ऑप्शन को मिलाए, आप अपने प्रश्न के ऑप्शन को देखेंगे, मेरी बातों को थोड़ा सुनिएगा। प्रश्न के जो ऑप्शंस को देखेंगे इसमें कहीं भी साइन वाइन का चर्चा नहीं है, कहीं भी साइन वाइन का चर्चा
नहीं है। तो आप थोड़ा सोचेंगे यहाँ पे, ये मेरा नीचे लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा, तो अब थोड़ा बताइएगा जो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यूएशन कितना निकलेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यूएशन कितना निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा, ध्यान से, साइन थीटा यह एक त्रिकोणमितीय आइटम है। साइन थीटा का मिनिमम मान कितना निकलेगा, -1। प्रांत परिसर पे चलते हैं त्रिकोणमिति में, साइन थीटा का सबसे छोटा मान कितना निकलेगा, क्योंकि साइन थीटा का परिसर क्या होता है -1 से +1 तक, मतलब साइन थीटा का सबसे छोटा मान, थीटा की जगह पे कुछ भी रख लो, थीटा की जगह पे कुछ भी रख लो, मतलब साइन थीटा का जो मान होती है वो -1 से 1 तक ही ना होगा, मतलब थीटा की जगह पे कुछ भी रख लो सबसे छोटा मान निकलेगा -1, और साइन थीटा की जगह कुछ भी रख लो सबसे बड़ा मान निकलेगा +1, मतलब साइन थीटा का सबसे मिनिमम मान कितना हो जाएगा 1, मतलब सबसे जो मिनिमम मान है वो निकलेगा -1, और आपकी जो मैक्सिमम मान है वो निकलेगा 1। किसका, साइन थीटा का। क्लोजन है, साइन थीटा का सबसे छोटा मान निकलता है -1 और सबसे बड़ा मान निकलता है +1। क्लियर है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, मुझे यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा का सबसे मिनिमम मान कितना निकलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा का सबसे मिनिमम मान क्या निकलेगा, 0,1। नहीं समझ में आया, चलिए बात कर लेते हैं। साइन थीटा का मान सबसे छोटा निकलता है -1, सबसे बड़ा निकलता है, इसके बीच में 0 आता है कि नहीं, -1 से +1 के बीच में 0 आता है ना, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 के भी स्क्वायर +n हो जाएगा, है ना। जब -1 और +1 के बीच में 0 आता है, मतलब साइन थीटा में -1 से +1 के बीच में 0 इसमें छुपा हुआ है ना, लेकिन जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी तो प्लस हो जाएगा ना, तो सबसे छोटा मान कौन रह जाएगा, -1 जो सबसे छोटा था वो तो -1 रह नहीं पाएगा, छोटा रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो +1 होकर के सीधे छलांग मार दिया बड़ा में, तो छोटा कौन बच जाता है, क्योंकि जितना माइनस वाला आइटम्स होगा वो तो प्लस वाला बन गई, तो सबसे छोटा कौन रह पाएगा, 0। अभी जो है ना -1 0 से भी छोटा है। अरे भाई -1 0 छोटा है कि बड़ा, -1 0 से छोटा है ना, तो अभी तो छोटा है -1, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो -1 छोटा नहीं रह पाएगा, सबसे छोटा 0 बन जाएगा, अब बड़ा वाला तो 1 रहेगा ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान क्या होता है, मतलब इसका जो सबसे मिनिमम मान होगा वो होगा 0 और मैक्सिमम मान होगा 1। क्लियर है। तो यहीं पे सवाल कर रहा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का सबसे मिनिमम मान क्या रखेंगे, 0। अरे साइन स्क्वायर थीटा का सबसे मिनिमम कितना रखेंगे जी, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे, अरे जब 0 रखेंगे तो पूरा सिस्टम कितना होगा, समझ रहे हैं ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा जब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 होगा तो इस शर्त में डेट ए का मान कितना होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 होगा तो इस शर्त में डेट ए का मान कितना होगा, जब ये 0 होगा तो दोनों होगा टोटल हो 0 + 1 1 1 में 2 से गुणा कर दो, कोलोचन है। और जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा ना तो इस शर्त में डेट ए का मान कितना होगा, क्योंकि जैसे 1 होगा तो 1 + 1 2 2 4, मतलब डेट ए का मान कितना होगा 4, मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान 2 होगा और 4 होगा, इसके बीच में होगा। मिनिमम मान कितना होगा 2, मैक्सिमम कितना होगा 4। तो हम सीधे कह सकते हैं ना, अतः डेट ए जो होगा वो बिलोंग करेगा 2 से और 4 से। इस बिलोंगिंग कहते हैं इस सिंबल को, डेट ए जो बिलोंग करेगा किससे, मिनिमम 2 होगा मैक्सिमम 4 होगा। अब आप ऑप्शन को मिलाएंगे तो ऑप्शन मिलेगी क्या, ऑप्शन सी मत कहना, सी में छोटी ब्रैकेट है ना, डी, समझ गया ना, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में ध्यान रखना है, तो कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 19। पीछे वाला को पढ़ लेना अच्छे से, बीच क्लास में आने वाले बंदे को थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आपको पीछे वाला क्लास को देख करके अपने आप को क्लियर कर ले, समझे। तो आज हम लोग ख़त्म कर लिए हैं डिटर्मिनेंट्स को, कल से हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस का पोर्शन। ध्यान से क्लास बीट मत करिएगा, लिखना शुरू करिए।